HIV संक्रमण के मामले घट रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एड्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां HIV इन्फेक्शन के मामले सबसे ज्यादा घटे हैं, कोविड-19 संकट के बावजूद। लेकिन सरकार की HIV अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब भी 24.01 लाख लोग HIV के चपेट में हैं। हालांकि 40 साल से हम इस समस्या का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो मिथ और भ्रम अभी भी बहुत ज्यादा हैं। एड्स और HIV को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 33 साल से ये सिलसिला जारी है। इस साल की थीम है इक्वलाइज, यानी कि बराबरी। जोर उस असमानता को दूर करने पर है जिसकी वजह से इस समस्या से लड़ाई धीमी हो रही है। आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर JVR प्रसादा राव, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एनवॉय एड्स इन एशिया पैसिफिक, नंदिनी कपूर ढींगरा, सीनियर एडवाइजर UN एड्स, डॉक्टर तान्या नरेंद्र MBBS, MSc, FRS PH और उन्हें पॉपुलरली डॉक्टर क्यूटरस भी कहा जाता है, रवि भटनागर, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स और पार्टनरशिप्स SOA रैकेट, और मोना बलानी जो 23 साल से HIV के साथ जी रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में इंडिया HIV एड्स अलायंस के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राव, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है ये जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव और डिसेंट्रलाइज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का आप हेड रह चुके हैं, NACO में सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं, तो आपने क्या ट्रांजिशन देखा है पिछले 20 सालों में? मैं जब NACO में ज्वाइन किया था 1997 में, तो एड्स तो बहुत फैल रहा था उस टाइम पे, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और कई मौत हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले उस टाइम पे। उस पॉलिटिकल पुश के वजह से प्रोग्राम बहुत प्रायोरिटी में आया था, रिसोर्सेज भी, पैसा भी मिला था। और ये 20 साल में हम देखा नया इन्फेक्शंस कम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोग एड्स से, मौत से बच सके, क्योंकि उनको ART ट्रीटमेंट दिया गई। 13 से 14 लाख लोगों को हम लोग अभी ART ट्रीटमेंट दे रहे हैं देश में, तो इससे बहुत सारे लोग उपकृत हुए हैं। नंदिनी, जो वर्ल्ड एड्स डे का इस साल थीम है वो है इक्वलाइज, कितना जरूरी है और खासकर अगर मैं पूछूं भारत के लिए ये कितना रेलेवेंट है और क्यों? तो इस बार वर्ल्ड एड्स डे 22 का थीम है इक्वलाइज और ये कॉल टू एक्शन है। तो समानता, जैसे हम समझते हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम असमानता को एड्रेस करें। और ख़ास करके जैसे हम देखते हैं भेदभाव, जो लोग HIV से जीवित हैं या जो की पॉपुलेशंस हैं, जो समुदाय हैं, उनके लिए किस तरीके से हम सर्विसेज को फ्रेंडली बना सकते हैं और अवेलेबल कर सकते हैं कि उनको सर्विसेज एक्सेस करने में कोई परेशानी ना हो। जी रवि, अगर हम शुरू करते हैं एडोलेसेंस से, मतलब बच्चों से, यूथ से, कितना ज़रूरी है, क्योंकि रैकेट काम कर रहा है उनके साथ, अवेयरनेस सही समय पर बच्चों को मिले HIV पर, या चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और एज एप्रोप्रिएट कंटेंट सही टाइम पे देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जब प्रोग्राम चालू किया था इंडिया में, तो सबसे पहले जब हम ऑनलाइन देख रहे थे वो ये देख रहे थे स्टॉप CSC, वो सबसे टॉप ट्रेंडिंग था सोशल मीडिया पे, और आज भी है। बट उसको आप डिक्लटर करते हुए आगे बढ़े, आप 4 लाख स्कूल के बच्चों तक पहुंचे नॉर्थ ईस्ट में, और आपको आज गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, और आपके पास में सिविल सोसाइटी के बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं जी। तो एज एप्रोप्रिएट कंटेंट देना जरूरी है और सही समय पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके पास में मल्टीपल जो लोग हैं जो उनके सराउंड में हैं, उनकी मदर, उनके फादर, उनके रिलेटिव, उनके टीचर्स, उनका पीयर ग्रुप, उन सबकी फीडबैक लिया जाए और तब कंटेंट बनाया जाए। हम जैसे बोलते हैं, जैसे मोदी जी बार बार बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सब किस तरह होता है, वो सबके प्रयास से होता है।
तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, बट वो कल्चरली अडेप्टिव प्रयास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आई एम श्योर आपने हमारा कॉन्डोमोलॉजी रिपोर्ट देखा होगा कि रैकेट जो था, रैकेट इज ए फाउंडिंग मेंबर फॉर द कॉन्डोम अलायंस इन इंडिया। जी जी। उस पूरी रिपोर्ट में भी एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली निकल के आई कि अगर आप एज अप्रोप्रिएट मैसेजिंग देंगे तो आपका जो टीन प्रेगनेंसीज जैसी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। जो न्यूअर एसटीआईज इन्फेक्शंस हैं, हो सकता है कि आपको वेजाइनल एसटीआईज नहीं हो के आपको ओरल एसटीआईज हों, तो वो सब इन्फेक्शंस में भी आपका जो है वो घटाव आएगा। तान्या, जैसे रवि बता रहे थे, हम बात कर रहे थे एडोलेसेंस और यूथ को सही समय पर पकड़ना, उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। आप कंटेंट क्रिएट करते हैं वुमेन्स हेल्थ पर, अगर हम जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस की बात करें, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं? क्या उस पोजिशन में महिलाएं कभी होती हैं कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं सेफ सेक्स? क्या वो कह सकते हैं, कैन दे एवर से नो? काफी एरियाज में हम देख रहे हैं अर्बन एलीट पॉपुलेशंस में कि औरतें बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, बहुत उनको लिबर्टी मिल रही है, बहुत उनको अपना हक मिल रहे हैं जो मतलब विच दे शुड बी गेटिंग, एंड इस लेवल पे आ गई हैं कि वो ये चीजें बोल सकें। बट काफी सोसाइटीज में अभी ऐसा नहीं है, औरतों के साथ अभी भी असॉल्ट होता है, मारपीट होती है, पर्टिकुलरली मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो इन सब चीजों की वजह से अभी मेरे ख्याल से समय है। अभी हाल में ही मैंने न्यूज में पढ़ा था कि हैदराबाद में एक पीएचडी स्टूडेंट था, उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, उसने खुद को आग लगा ली और जाके लड़की से चिपक गया ताकि लड़की भी जल जाए। तो जब हम लोगों के प्रपोजल रिजेक्ट करने में ही अभी इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, तो सेक्स तो बहुत ही आगे की बात है। मोना, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए यहाँ पर। लेकिन ये 23 साल की जर्नी में कितना कुछ बदला है, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, स्टिग्मा हो, और अब आप कम्युनिटी के लिए खुद काम कर रही हैं। थैंक यू अंबिका फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। आप जो बात कर रहे हैं कि कितना बदलाव देखा है 23 साल में, तो जब मुझे HIV का पता चला था, 90s वाला जो फेज था, 1999 में मुझे मालूम चला था, और उस समय पे HIV शब्द से भी लोग वाकिफ नहीं होते थे, लोग वाकिफ थे एड्स के साथ में, और उस समय एड्स का मतलब मौत वही होता था। और बहुत जगह जो मैसेज भी प्रचार में लाए जाते थे वो इसी तरह से होते थे कि एड्स के बदले मौत, और बहुत सारे होर्डिंग्स, काफ़ी बड़े बड़े बैनर्स हम लगे देखते थे कि एड्स का जागरूकता आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी बड़े शब्दों में लिखा रहता था कि लाइलाज बीमारी है जी। सो आज के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा उपचार के साधन बढ़े हैं हमारे यहाँ पर, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साझेदारी से और उनके काफ़ी प्रयासों से, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों से आज हम उस हद तक पहुँच पाए हैं कि लोग HIV को जानते हैं कि HIV कैसे फैलता है, कैसे HIV से बचा जा सकता है, और काफ़ी सारे जो समुदाय के लोग हैं वो खुद भी आगे आकर उस उपचार और प्रचार में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ चेंज नाउ, लॉट ऑफ चेंज, और हम बातें करें किसको इसको बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर राव, अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि क्या आपको लगता है हमारे देश में इनफ फाइनेंसिंग है, बजटिंग है इस प्रोग्राम के लिए, और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? 2015 में जब ये गोल्स सेट हुआ था, तभी मैंने सोचा ये बहुत ही एम्बिशियस गोल्स हैं। जिस रफ्तार से कम होना चाहिए, जिस रफ्तार से नया इन्फेक्शन कम होना चाहिए, जिस रफ्तार से ट्रीटमेंट बढ़ाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो उसमें धीमी आ गई है, स्लोनेस आ गई है, और वो जो डिक्लाइनिंग जो कर्व जो है वो प्लेटोइंग हो गया, एकदम प्लेटो हो गया था। इसलिए मेरा ख्याल में बहुत बड़ा चुनौती है हमारे सामने। कैसे हम लोग इसको पॉलिटिकल प्रायोरिटी में ले आ सकते हैं, कैसे हम लोग इसके पीछे पॉलिटिकल दबाव जो होना चाहिए, राजनीतिक दबाव जो होना चाहिए, वो कैसे ले आएंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत के बारे में बोलेंगे, ऐसे ही मेरे ख्याल में एड्स के बारे में भी बहुत उच्च स्तर से सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में भी उच्च स्तर से ये मैसेज आना चाहिए कि एड्स इज इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग जितना जल्दी कंट्रोल कर सके उतना अच्छा है। रवि, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमें पता है कि हमारे देश में
अलग अलग जगह ज़्यादा, कई जगह ज़्यादा एड्स, और खासकर नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है वहाँ पे एड्स HIV का जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा हाई है। मिजोरम में करीब 10 टाइम ज़्यादा है पूरे देश की अगर हम एवरेज देखें तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप लोग वहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं बर्ड्स एंड बीज का, वो अलग किस तरह से है? ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक चैलेंज है, बट विद दिस गवर्नमेंट्स एफर्ट्स थिंग्स आर मच बेटर नाउ। जी, करिकुलम की आपने बात किया कि करिकुलम अलग किस तरह से है। करिकुलम इस तरह से अलग है कि जो करिकुलम है वो पेरेंट्स के साथ में बैठ के बनाया हुआ करिकुलम है। रिसर्च बैक्ड करिकुलम है, जो कि सिर्फ एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है। उसमें सारा जो करिकुलम बना है वो एथनोग्राफिक रिसर्च से बना है, जिसके अंदर जो एथनोग्राफर्स हैं वो कम्युनिटी में पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में कुछ महीने रह के, जान के, उसके बाद में उन्होंने सब ये करिकुलम जो बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कल्चरली अगर आप इंडिया में देखते हैं तो 2 सिस्टम्स हैं सोसाइटी में। एक है दया भागा, दूसरा है मिताक्षा, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स। सोच अलग है और उनके भी जो सारे जो मैसेजिंग है वो अलग से लिया गया है। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी इंडिजीनियस पॉपुलेशंस हैं। सो अब कैसे मल्टीपल इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का जो सोच है और जो उनका थिंकिंग है उसको आप साथ में कैसे माला में जैसे मोती को पिरोते हैं वैसे आप कैसे पिरो के एक आप पूरा करिकुलम बना के आप लेके आते हैं और उसका वाइड एक्सेप्टेंस है। आपके साथ हम ये 3rd ईयर है हमें ड्यूरेक्स बर्ड्स एंड द बीज टॉक करिकुलम को ले जाते हुए। प्राउड ये मूवमेंट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट से तो सपोर्ट है ही है। इस साल अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में हो रहा है 1 तारीख से 10 तारीख तक, 23 साल में पहली बार एक ब्रांड जो कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है जो कि ड्यूरेक्स है, ड्यूरेक्स बर्ड्स एंड द बी स्टॉक इज द प्राइम सपोर्टिंग पार्टनर टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चेंज है जो देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो कि हम ग्राउंड वर्क से हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं। डॉक्टर तान्या, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो हैं किस तरह हम इसे तोड़ सकते हैं और आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कर सकते हैं कि ये क्या है ये मिथ्स? बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है आज भी। दूसरी बहुत बड़ी मुसीबत जो ये है वो है कि एक्सेस नहीं है, तो लोगों के पास, मतलब काफी छोटे शहरों में वगैरह में कॉन्डम जाके फार्मेसी से खरीदना तो बहुत ही बड़ा, बच्चे तो चैलेंज की तरह करते हैं कि आज तो मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ कॉन्डम खरीद के आओ। तो पहली बात तो ये शेम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कॉन्डम्स का, बहुत शेम एसोसिएटेड है उससे, और औरतें खरीद नहीं सकती, काफी अजीब सा कॉन्वर्सेशन रहता है। एंड छोटे शहरों में तो और भी मुश्किल है, बाथरूमों में नहीं मिलता है इंडिया में। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इसको एक मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हम थोड़ा पीछे हैं। मोना, अगर हम स्टिग्मा की बात करें, आप एक HIV एक्टिविस्ट भी हैं, किस तरह कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा सकते हैं और वो कितना ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक स्टिग्मा की बात है तो ये शुरू होता है अपने आप से पहले। जब तक मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट ना करूं एज अ पर्सन लिविंग विद HIV कि मैं खुद HIV के साथ जी रही हूं, तो मेरा सेल्फ एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ फियर जब ज़्यादा होता है तो वो एक्सेप्टेंस आने में समय लगता है। और जब हमारे साथ में जो लोग रह रहे हैं, मेरे परिवार में मेरे माता पिता है, भाई बहन हैं, या फिर मेरे जो सराउंडिंग में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पड़ोसी हैं, या जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर जो लोग हैं, अगर मुझे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देते हैं या वो मेरी चीज़ों को समझते हैं, मेरी समस्याओं को समझते हैं और उनमें कहीं वो अपनी भागीदारी देते हैं, तो इस भेदभाव की स्थिति को हम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें नैको का भी एक बहुत बड़ा अभी जो महत्वपूर्ण कदम NSAP 5 में लिया जा रहा है वो है कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करने का, उसको मजबूत बनाने का। और जितने भी हमारे यहाँ पर समुदाय आधारित संस्थान हैं उनकी क्षमता वर्धन की जा रही है उसके अंदर। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है, जो कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक प्रमाण लेकर आएगा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, थैंक यू सो मच, आप आए एक इंस्पिरेशन। और इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जैसे मोना ने अपनी कहानी बताई कि किस तरह हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज वर्ल्ड एड्स डे पर बात कर रहे हैं एमिनेंट गेस्ट के साथ। नंदिनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी अगर हम UNAIDS से पूछे कि क्या है एड्स को लेकर?
तो जो ग्लोबल एड्स स्ट्रैटेजी बनी है वो 2021 से लेके 2026 तक चलेगी और उसका जो मेन प्रिंसिपल है, जो अभी भी हम लोग बात कर रहे थे, इनइक्वालिटीज खत्म करने की, तो उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो एंडिंग इनइक्वालिटीज एंड एंडिंग एड्स। वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग अभी तक, जैसे मोना ने बताया कि बहुत कम्युनिटी का एंगेजमेंट रहा है और प्रोग्राम में बहुत लोग आगे बढ़े हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो असमानता की वजह से पीछे रह जाते हैं, प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का मेन प्रिंसिपल ये है कि जो लोग नहीं प्रोग्राम तक या सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं उनको हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं और प्रोग्राम के नेट में कवर करें ताकि वो हेल्थ सर्विसेज एक्सेस कर सकें। तो जो ग्लोबल एड स्ट्रैटेजी है वो ओवरऑल हमारे प्रोग्राम को गाइड करती है और जो अभी तक हमने ग्राउंड वर्क करा है उसके ऊपर और हम मेहनत से काम करके अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। और ज़रूरी है क्योंकि समय कम है, तो अगर मिलजुल कर काम करें टारगेट ज़रूर अचीव कर सकेंगे। डॉक्टर राव, आपने करीब 2 साल हो गए आपने ये किताब लिखी थी सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है? मैंने कभी सोचा नहीं 20 साल मैं हेल्थ में काम करूंगा या एड्स के बारे में काम करूंगा। 2017 में मैं जब स्पेशल एनवॉय टू सेक्रेटरी जनरल का जो पद मैंने छोड़ा, तब तक मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा इसको कहीं इसको लिख के हम रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो होता है वो गवर्नमेंट में कभी होता नहीं है। नया लोग आते हैं, फाइल में जो होते हैं उसी के ऊपर चलते हैं, उसके पहले जो हुआ है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा एक रिकॉर्ड रहना चाहिए और पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी जो है वो उसको भी बेनिफिट होगा और स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो लोग पढ़ेंगे, एमपीएच करेंगे, उनको भी पता होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन क्या है। रवि, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बर्ड्स और बीज का जो आपका ये प्रोग्राम है इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में है, क्या कैसे इवॉल्व करेंगे इस प्रोग्राम को? बहुत सारे रिक्वेस्ट है अलग अलग स्टेट से। एक्टिवली हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एटलीस्ट इन 4 स्टेट्स में इस करिकुलम को इस साल लेके आएंगे 2023 में, द अर्ली 23। रिसर्च का काम चल रहा है अभी, क्योंकि कल्चरली जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हमें कल्चरली अडेप्टिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अगर करना है और बिहेवियर नॉलेज को यूज़ करना है तो रिसर्च फर्स्ट पार्ट है। तो ये रिसर्च से जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके मुझे लगता है 23 फर्स्ट क्वार्टर वी विल बी विटनेसिंग 4 बिग स्टेट्स इन इंडिया for the program. So wishing you all the very best for that. मोना, जाते जाते आप हमारे दर्शकों के कुछ मैसेज दे सकें कि, और खासकर जो अगर कोई जी रहे हैं HIV के साथ, कि किस तरह इट्स नथिंग टू बी डीमोरलाइज लेकिन जिंदगी बहुत बढ़िया से जी जा सकती है। मुझे लगता है कि सबसे मेजर जो मैसेज मेरी तरफ से ये होता है कि 23 सालों से HIV का संक्रमण मैंने अपने आप के अंदर रखा है और जाने अनजाने में कभी उसको किसी को दूंगी भी नहीं। सो ये मेरी खुद की प्रतिबद्धता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे समाज में हैं, जो लोग खुद HIV के साथ जी रहे हैं, वो ये संकल्प को और दृढ़ करें और जितने लोग अपने स्वास्थ्य की जांच में जितना जल्दी से जल्दी HIV की जांच करा सकें वो करवाएं। HIV की जांच कराने के बाद अगर रिजल्ट सकारात्मक आता है, HIV पॉजिटिव वो लोग पाए जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी उपचार से जुड़े, क्योंकि उपचार ही हमारे यहाँ बचाव है। थैंक यू। एंड डॉक्टर तन्या, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? हमने बात की ऑफ कोर्स की कॉन्ट्रासेप्शन की, खासकर एक मतलब ये क्लोजिंग रिमार्क तो नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्डम्स की बात करें, कहीं ना कहीं आपको लगता है हमारे देश ये अभी भी एक टबू है? तो हाँ, काफी सारी अनफॉर्चुनेटली मिथ्स है। मैं कोएड स्कूल में गई थी तो मुझे याद है हमारे यहाँ लड़के एक दूसरे को छोड़ते थे कि कोई कुछ भी करता था तो बोलते थे अरे तू ऐसे करेगा तेरे को एड्स हो जाएगा। तो हम अनफॉर्चुनेटली इसे एक मजाक की तरह यूज करते हैं, जबकि एक इन्फेक्शन है। आप एक ऐसी चीज का मजाक, मतलब किसी की हेल्थ का मजाक उड़ाना बहुत बेवकूफी की बात है। फिलहाल पहली बात जो ये है वो है कि HIV छूने से नहीं फैलता है। आप अगर किसी के साथ अपना तौलिया शेयर कर लेंगे तो नहीं फैलेगा। आपने किसी को छू लिया, गले मिल लिया, किस कर लिया, तो HIV नहीं फैलेगा। इन दोनों में से एक इंसान को HIV पॉजिटिव होना होगा और उस इंसान के साथ आपका ब्लड का या कोई बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर होना होगा। बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वजाइनल सिक्रीशन हो गया, पीनस से सिक्रीशन हो गया, या ऑफ कोर्स ब्लड हो गया। इन टाइप की चीजों से ही डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। तो आपका ब्लड और उनका ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, तभी
पोटेंशियल है आने का। इसका मतलब ये नहीं कि कांटेक्ट हुआ HIV पॉजिटिव पर्सन से तो HIV हो गया। सो एक्सपोजर के बाद भी अगर आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें तो वो आपको ये 28 दिन की दवा दे सकते हैं। हम लोग हॉस्पिटल्स में बहुत यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास HIV पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं और हमारा एक्सपोजर काफी होता है, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है वो ये है कि HIV और एड्स एक ही चीज मानते हैं, जबकि इनमें बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन होता है। HIV एक वायरस होता है और अगर HIV वायरस को आपने मतलब खुला घूमने दिया शरीर में बहुत सालों तक तो वो एक एड्स नाम की बीमारी में प्रोग्रेस कर सकता है। HIV का मतलब ये नहीं है कि तुरंत आपको एड्स हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। HIV कभी ऐसा संकट था जिससे निपटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बेहतर इलाज और सुविधाओं के बीच HIV पीड़ित लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के दौर में HIV को खत्म करने की मुहिम थोड़ी कमजोर पड़ी, इसलिए अब इसमें दुगनी ताकत लगाने का वक्त है। इसके खिलाफ लड़ाई में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से एक है कि कोई पीछे न छूटे, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड। HIV पीड़ित लोग अक्सर बुरे हालात में रहते हैं और उन्हें काफी भेदभाव भी झेलना पड़ता है। तो इस एड्स डे पर हम शपथ लें कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, लैंगिक अधिकारों और मानवाधिकारों को की रक्षा हो और हर तरह की असमानता खत्म हो। इसी रास्ते से हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं और अपने मिशन लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का को हासिल कर सकते हैं।